नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम पेट 2025 इसकी जो परीक्षा आपकी होने वाली है, इसके लिए संपूर्ण पॉलिटी को कवर करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है? इसके जो बेस्ट 100 क्वेश्चन्स हैं, आपके जितने भी पॉलिटी में चैप्टर्स दिए हुए हैं, सभी चैप्टर्स से कंबाइंड रूप से हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी पीसीएस, इसके अलावा यूपीएसआई या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी आया करती हैं। इनमें से किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर कई सारे बैचेस मिल जाएंगे, जैसे संपूर्ण हिस्ट्री का बैच ये कंटिन्यू है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस में लेक्चर्स और साथ साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और इसमें भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं। आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से यूपीएसआई बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है। इसमें हर एक टॉपिक को गंभीरता से कवर किया गया है। ठीक है? इसके अलावा यूपी जीके और कंप्यूटर, आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा होती है तो 35 अंकों का यूपी जीके और कंप्यूटर आपसे पूछा ही जाता है, जिसमें 20 अंकों का यूपी जीके और 15 अंकों का कंप्यूटर। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? इसके लिए कूपन कोड KD21 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैचेज हैं, आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन में जाके इन बैचेज से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी को। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। तो बात अल्पसंख्यकों की हो रही है तो एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 30। ये कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट देखो दूसरा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, ये सवाल पूछ रहा है। ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट को, दोनों को। अच्छा, ये दोनों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद नंबर 32 और एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 226 226। ये जो आर्टिकल 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश देता है और ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 226 ये फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए हाई कोर्ट जाया जा सकता है, इसकी बात करता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सवाल सिंपल है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक पूछ रहा है आपसे। न्यायपालिका है, कार्यपालिका, या फिर संसद है, या फिर न्यायाधीश? आंसर होगा न्यायपालिका। संरक्षक बोला है, आर्टिकल नंबर 32 आपको तुरंत याद आना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है? और इससे संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी वाद हैं, उन वादों को आप ध्यान रखना, क्योंकि उनसे उनके ईयर या फिर उनसे संबंधित जो वाद योग्य परिणाम आए हैं, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? इन सभी को मैंने आपको पॉलिटी के बैच में डिटेल में कवर कराया है। इसलिए हाँ, तो अगर आप वहाँ से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई वगैरह के लिए, यूपीएसआई की वैकेंसी जो आई हुई है, पॉलिटी को अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन बैच से पढ़ सकते हो। ठीक है? एप्लीकेशन में आपको बैच मिल जाएगा पॉलिटी का, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यायपालिका को। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर मंत्रिमंडल है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसे संविधान का अभिभावक कहा जाता है। संविधान का अभिभावक। ठीक है? तो ये शब्द भी आप याद रखो, आपसे पूछा जाता है। 5वें नंबर में आ जाओ जरा। 5th नंबर कह रहा है
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? सवाल सिंपल है, न्यायपालिका को। छठे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक, ये दोनों ही शब्द आप याद रखोगे। भारत के संविधान का अभिभावक और फंडामेंटल राइट्स का रक्षक। ठीक है। संसद को नहीं कहा जाता है, महान्यायवादी को भी नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। यानी छठे का हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी। के एम मुंशी का मतलब है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल थे। अच्छा, बात प्रारूप समिति की आ गई है, तो दो तीन बातें आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ये मैंने लिख दिया प्रारूप समिति। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ ये जो प्रारूप समिति है, इसका गठन ये कब हुआ था? आप बताओगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो अंबेडकर साहब हैं, संविधान में किस क्षेत्र से गए थे? ये दरअसल पहले पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से चुने गए थे और इसके बाद फिर संविधान सभा में ये बंबई से चुने गए थे। बंबई से, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से फिर भारतीय संविधान सभा में इनको मुंबई से लाया गया था, एम आर जयकर की सीट से। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? और इसमें 7 टोटल सदस्य थे। तो पहले वाला तो सही हो जाएगा। दूसरे में आओ, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था संस्तुति की गई थी। हाँ, ये भी ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। ये इसको याद रखिएगा, भारत की न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका से मेरा आशय है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा, बाकी सही है सभी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा फंडामेंटल राइट है? एक मिनट। हाँ, ठीक है। कौन सा अधिकार है? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर सांविधिक अधिकार, या फिर उपर्युक्त सभी? देखो, आर्टिकल नंबर 32 ये अपने आप में भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा सनम। ठीक है। अब सा से क्या हो गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ना से नागरिकता, और मा से मौलिक अधिकार। ये है भाग 1 में, ये है भाग 2 में, ये है भाग 3 में। तो भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक। और इन्हीं 35 के बीच में आर्टिकल एक आता है 32। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है। और ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? देखो, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इस उत्तर का सही उत्तर होगा, ये है मौलिक अधिकार। ठीक है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 9th में आ जाओ। 9th में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है, ये तो गलत है। संपत्ति का अधिकार, ये भी गलत है। ये तो अब है ही नहीं अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट, ये तो विधिक अधिकार है ना? ये विधिक अधिकार हो गया है। समानता का अधिकार, ये भी गलत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही सही होगा। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है आर्टिकल नंबर 32। तो डी सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। तो आर्टिकल 32 यही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 19, ठीक, ये सारे गलत हैं। आर्टिकल 32 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये कथन दिए गए हैं, इन कथन और कारणों को सही स्पष्ट व्याख्या के साथ आपको सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले पहला कथन पढ़ो। संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी सही है और ये कारण भी सही है। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 को ध्यान से पढ़ो, सवाल अच्छा है। कह रहा है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन पढ़ो।
कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार प्रक्षालिक उत्प्रेषण रिट को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का आदेश दिया जाता है, शक्ति प्रदान की जाती है, तो वो ये रिटें दी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण। दूसरे में आ जाओ। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकती है और किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना? 1 और 2 दोनों। अच्छा, यहाँ पर ये दिया है, इस शब्द को पकड़ो जरा। कह रहा है संसद को अधिकार है कि वो कानून बना के अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था पॉलिटी बैच में, 139। ये आर्टिकल 139 क्या कहता है पता है आपको? दरअसल आर्टिकल 139 में कहा गया है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। तो ये आर्टिकल आपसे बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक। 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? बात हो रही है उच्चतम न्यायालय की, अर्थात आर्टिकल 32 सही हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं हाई कोर्ट की बात होती तो आर्टिकल नंबर 226 सही हो जाता। ठीक। 14 में आ जाओ। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? कोई व्यक्ति है, इसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट फिर एक रिट जारी करता है और कहता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि इसे ही कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा तात्पर्य है जो आपने बंदी बना रखा है उसे प्रत्यक्ष करो मेरे सामने, और इसी को कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर लेके आओ मेरे सामने। ठीक। तो ये सही हो जाएगा बी पार्ट। 15 देखो, 15 क्या कह रहा है? कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जस्ट वेट, किस रिट को जारी कर सकता है ना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, जस्ट वेट, हाँ ये दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी को फ्री करना, बॉडी को फ्री करना, यानी यहां भी सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? मैंडमस है, quo warranto है, habeas corpus है, या फिर सर्सियोरैरी है? अब कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको लेनी है, इसके लिए आपको इंग्लिश शब्द पता होनी चाहिए कि मैंडमस किसे कहा जाता है, क्यो वारंटो किसे कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस क्या है, सर्सियोराई क्या है। ठीक। तो ये लिखा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब सीधा सा होता है, गौर करना, 16 का, इसका सीधा सा मतलब होता है मैंडमस, ये है परमादेश। को वारंटो, इसका मतलब क्या होता है? क्यो वारंटो का मतलब होता है अधिकार, अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख का मतलब है अधिकार को पूछ लेना। इसमें कहते हैं, कोर्ट रिट जारी करके कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, यानी कोई व्यक्ति जब कभी किसी भी पद का दुरुपयोग करने लगे, या फिर ऐसे ही उसको अथॉरिटी नहीं है उस पद पर काम करने की, लेकिन ऐसे ही वो किसी भी काम को करना शुरू कर दे, तो उसी को कहते हैं कोर्ट रिट जारी करता है और पूछता है उस व्यक्ति से, उस अथॉरिटी से, कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, यानी अधिकार को पूछना। ठीक। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी जिसे आपने सशरीर बंदी बना रखा है उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो, ये हैबियस कॉर्पस है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूछा है जी, ये लिखा लिखा है सर्टियोररी। इसका मतलब क्या होता है? सर्टियोररी का मतलब होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक। अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। 17 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है? बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं, परम आदेश है ये मेरा,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। ठीक, पूर्णतया सूचित कीजिए किस अधिकार से हम आदेश देते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। परमादेश का मतलब हो जाएगा वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब मना करना, पूरी तरह से मना करना। ठीक, आगे लिखा है, जस्ट वेट, आगे लिखा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतया सूचित किया जाए, टू सर्टिफाई, इसका मतलब होता है। अच्छा, अधिकार प्रक्षालित मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, इसका सीधा सा तात्पर्य है किस अधिकार से, अधिकार को पूछना, मतलब किस अधिकार से। अच्छा, यहाँ पर लिखा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। सही उत्तर अब आप मैच करा लेना, ठीक है। 18 में आ जाओ, 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल ठीक है। परमादेश, वी ऑर्डर या वी कमांड, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ठीक, तो टू बी सर्टिफाइड गलत हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, ये भी सही है। सी पार्ट इसका सही होगा उत्तर, यानी कि गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। सवाल अच्छा है ये, आपसे आयोग द्वारा पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखोगे। किसे कहा जाता है पोस्टमार्टम, क्या पता है आपको, ये कहा जाता है उत्प्रेषण को। ठीक है, 20 देखो, 20 नंबर, 20 में क्या कहा है, 20 में कहा है कि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, अ, जिसमें कार्यपालिका से ये कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रिट को क्या कहा जाता है। दरअसल इसे कहा जाता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ऊपर बैठी कोर्ट्स हैं, वो नीचे वाले कोर्ट से कह रही हैं कि आप ऐसा करिए, एक तरह से ये ऑर्डर दे रही हैं। ठीक है, यही तो कहा गया है कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और कार्यपालिका से ये कहा जाता है, यानी कि जस्ट वेट, कार्यपालिका से ये कहा जा रहा है, यहाँ पर आप ले लो कार्यपालिका, इससे कहा जाता है कि ऐसा करें। तो ऊपर से आदेश दिया जा रहा है, आदेश देने का मतलब है ऑर्डर, है ना। और ऑर्डर दिया जा रहा है तो फिर आ जाएगा आपका मैंडमस, यहाँ पे मैंडमस का मतलब ये होता है वी ऑर्डर टू डू दिस, हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय कोई नीचे व्यक्ति है या फिर संस्था है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए एक लेख जारी करता है या फिर एक रिट जारी करता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आदेश ऊपर से आ रहा है, मतलब हो जाएगा परमादेश। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, कह रहा है कि सही मिलान करो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आपको पता होना चाहिए, ये 29 और 30 आर्टिकल में आता है, ये वाला आर्टिकल सही हो जाएगा। ठीक, तो ए का हो जाएगा चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आप सबको पता होगा, ये आ जाएगा। बी का हो जाएगा तीसरा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 से 18 तो है नहीं, शोषण 23 और 24 में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 23, 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। मौलिक अधिकारों की व्यापकता की जो घोषणा हुई है वो ये चंपकम दोराई केस 1951 में, बी पार्ट इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बात ये है, अगर आप 23 में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे चंपकम दोराई सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, ये सारे के सारे केसेस मैंने आपको पॉलिटी के बैच में कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां से रिवाइज जरूर करिए अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं। तो देखो, कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा किस केस में की गई है, तो ये की गई है चंपकम दोराई केस। 24 देखो, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो बहुत सारे ऐसे वाद हैं, जैसे एक वाद है केशवानंद भारती वाद। ये जो केशवानंद भारती वाद है 1973 1973 का है।
ठीक है? गोलकनाथ है, सज्जनवाद है, तो ये सारे के सारे जो वाद हैं वो ईयर्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए और अब आपसे कहेगा कि इन वादों को उनके क्रमानुसार क्रम में सजाइए, ठीक? तो ये सारे के सारे आपको पता भी होने चाहिए। जैसे 25 नंबर देखो, उसी प्रकार का सवाल है। कह रहा है कालानुक्रम में सजाओ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संकेत तो आपको पता होना चाहिए। शंकरी प्रसाद कब हुआ था? 1951, 1951। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1965, 1965 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार, तो गोलकनाथ और पंजाब, गोलकनाथ ये 1967 का है। केशवानंद भारती 1973। तो 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।